Good morning to all of you. Welcome to my channel बायोलॉजी बाय आर्यन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगेन वी हैव सेलेक्टेड 45 क्वेश्चंस फ्रॉम इवोल्यूशन टॉपिक, जो अभी तक आपके पीएमटी एग्जामिनेशन में आ चुका है। नेट एम्स सब कंबाइन करके मैं आपके सामने जो है प्रेजेंट करके उसको डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ऑपरेट कहाँ पर होता है, किसके अंदर देखा गया। एक्चुअली जो होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन ऑपरेट ओनली इन स्मॉलर पॉपुलेशन। आंसर विल बी स्मॉलर पॉपुलेशन, जिसमें इसलिए स्मॉलर पॉपुलेशन बोला जाता है क्योंकि वेर इट फ्लक्चुएशन कैन ऑब्जर्व, जहाँ पर ऊपर बढ़ता है घटता है देखा जा सकता है। इन प्रोपोर्शन ऑफ एलिल डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, जब बाहर का जब डिस्टर्बेंस जो खासकर होता है और जब एलिल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फ्लक्चुएशन होता है पॉपुलेशन में। तो स्मॉलर पॉपुलेशन को ही खासकर देखा जाता है, सडनली बढ़ गया या फिर घट गया उसमें। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या, इट इज द रैंडम चेंज इन द एलील नंबर एंड फ्रीक्वेंसी इन जीन पूल को बोलते हैं। याद रखिएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द रैंडम चेंज इन द एलील नंबर एंड फ्रीक्वेंसी इन अ जीन पूल। स्मॉलर पॉपुलेशन इसलिए बोला क्योंकि स्मॉलर पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के कारण एलील का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका चेंजिंग दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्कियोटेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। ये आपका काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर विल बी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स से जो होगा आर्कियोटेरिक्स होगा। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच में होता है प्लैटिपस जो होता है। फिश एंड रेप्टाइल्स के बीच में होता है स्पाइनी एंटीटर होता है। कॉर्डेट्स एंड अनकॉर्डेट्स के बीच में जो होता है ब्लैनोग्लॉसस होता है, जो कि एक मैरिन एनिमल होता है, खासकर टेम्परेट ओशन में पाया जाता है। तो आंसर विल बी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स विल बी आर्कियोटेरिक्स विथ हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कैरेक्टर बोथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा इसमें ट्रू आपको लग रहा है। तो फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट बता दूं, होमोलोगस एंड एनालोगस के बीच में। एनालोगस जो ऑर्गन होता है खासकर बोला जाता है जिसमें डिफरेंट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन हो बट सिमिलर फंक्शन। एग्जाम्पल में ले सकते हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, जो होता है एनालोगस प्रॉपर्टी शो करता है। होमोलोगस में बोलेंगे सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होगा बट डिफरेंट फंक्शन होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं बोन इन फ्रंट फ्लिपर ऑफ व्हील टू द बोन इन ह्यूमन आर्म, ये होता है होमोलोगस। होमो वर्ड मतलब होता है सिमिलर, दैट इज होमो, वर्ड लेंगे सिमिलर। लोगस मीन्स बोलेंगे एम्ब्रियोनिक ओरिजिन को लेंगे, तो होमो दैट इज सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। वहीं अगर एनालोगस की बात करेंगे तो एना विल बी डिफरेंट, लोगस दैट इज अ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। अब यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, कौन सा इसमें सही है। तो सही कर लेते हैं फर्स्ट वन, ह्यूमन हैंड्स विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर होमोलोगस विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। बर्ड्स ऑफ इंसेक्ट नहीं, बर्ड्स ऑफ बटरफ्लाई होता है, तो ये गलत है। ये भी आपका गलत है। ह्यूमन हैंड्स एंड बर्ड्स आर एनालॉगस, ये भी गलती है। आंसर विल बी फ्लिपर ऑफ सील्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर homologous all animals. Next question is, which of the following phenomena support the Darwin concept of natural selection in organic evolution। कौन सा इसमें फिनोमेना शो करता है। तो इसमें जो होता है आंसर विल बी दैट इज प्रेवलेंस ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंस इंसेक्ट होता है, पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस इंसेक्ट। प्रेवलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस इंसेक्ट जो होता है सपोर्ट नेचुरल सेक्शन थ्योरी को करता है। एग्जांपल ले सकते हैं डीडीटी, डाइक्लोरोडाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, was thought to be a effective insecticide माना गया था अगेंस्ट हाउस होल्ड पेट्स लाइक अ मॉस्किटो, हाउस फ्लाई,
बॉडी लाइज इन 1945 में लिया गया था, पर विद इन 2 से 3 साल में in its introduction, new DDT resistant mosquito appear in the population, and this mutant strain soon become well established in the population by natural selection and thus replace the original DDT resistance mosquito, जो कि हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज द 5th क्वेश्चन. एक क्वेश्चन, करेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ पैलियोजेलिक एरा जो होता है असेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज फ्रॉम बिगिनिंग टू स्टार्टिंग में. तो आंसर चलते हैं. फर्स्ट वन, दिस इज रॉन्ग. सेकेंड वन, आंसर विल बी सेकेंड वन. पैलियोजेलिक एरा तो होता है एरा ऑफ एंशिएंट लाइफ बोलते हैं, एरा ऑफ एंशिएंट लाइफ. और द करेक्ट अरेंजमेंट जो खासकर होगा कैम्ब्रियन, ऑर्डिनियन, सिल्यूरियन एंड देन डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन जो होता है. कार्बोनियम जो होता है और एज ऑफ वर्टिब्रेट्स बोलते हैं ऑर्डिवेशियंस को, ऑर्डिवेशियंस को एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं. सिल्यूरियन जो होता है खासकर जो होता है. उसके बाद डेवोनियन जो बोलते हैं एज ऑफ फिशेस बोलते हैं. कार्बोनिफेरस बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस was about, ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस was about जो होता है दैट इज 900 cc क्रेनियल कैपेसिटी होता है. होमो इरेक्टस जो होता है अपीयर्ड हुआ था दैट इज 1.7 मिलियन ईयर्स अगो इन मिडिल इरा के टाइम में हुआ था. ब्रेन कैपेसिटी इसका 900 cc होता है. इट वाज अबाउट 1.5 to 1.8 मीटर टॉल इरेक्ट पोस्चर होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. दैट इज बड़ा क्वेश्चन है. दैट इज 7th question. Following the diagrammatic representation of the operation of the natural selection on different trait, which of the following option correct? Identify all the 3 graphs. 3 graphs की तरफ चलते हैं. तो पहला देखिए फर्स्ट वन ऊपर वाला ग्राफ है. नीचे वाला देखिए 3 ग्राफ दिया हुआ. दैट इज डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव. कौन सा जो है करेक्टली मैच किया हुआ. तो आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है. फिर उसके बाद होता है आपका डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है. एंड देन जो होता है आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है. उसके लिए कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ. तो कॉन्सेप्ट का जो है फर्स्ट वन ऊपर का जैसे ग्राफ देखते हैं. फर्स्ट वन हम चलते हैं ग्राफ को रीड करते हैं. तो ए वाला जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला जो ग्राफ है इसमें जैसे फ्रीक्वेंसी है, फेनोटाइप है, इधर बीच का मीन दिया हुआ है आपको प्रेजेंट किया है. इसमें 3 टाइप का आपका सिलेक्शन दिखता है. एक बनता है डायरेक्शनल, एक होता है स्टेबलाइजिंग और एक होता है आपका डिसरप्टिव. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो होता है खासकर फेवर्स करता है, पहला लेते हैं स्टेबलाइजिंग की तरफ. तो स्टेबलाइजिंग जो रहता है वो आपका फेवर्स करता है एवरेज साइज पीपल को. एवरेज साइज इंडिविजुअल जो रहता है विच एलिमिनेट स्मॉल साइज इंडिविजुअल बोलते हैं. और खासकर इट रिड्यूसेस वेरिएशन एंड दस डू नॉट प्रमोट एनी इवोल्यूशनरी चेंज. अब जो होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन जो होता है खासकर पॉपुलेशन चेंज टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन खासकर दिखेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ दिखेगा जिसमें डायरेक्शनल चेंज में. और इट फेवर स्मॉल और लार्ज साइज इंडिविजुअल होता है. मोर इंडिविजुअल जो होता है प्रेजेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन. डिसरप्टिव सिलेक्शन जो होता है फेवर्स बोथ स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज इंडिविजुअल एंड इट एलिमिनेट्स मोस्ट ऑफ द मेंबर्स विथ मीन एक्सप्रेशन. सो इट प्रोड्यूसेस 2 पिक्स इन डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहला है आपका जो है 2 पिक्स दिखेगा डिसरप्टिव के केस में. और इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ 2 डिफरेंट इंडिविजुअल भी करता है जिसके कारण इवोल्यूशनरी चेंजेस भी होता है. तो अभी कॉन्सेप्ट के बेस पर चलते हैं क्वेश्चन में कि किस में दिख रहा है.
तो फर्स्ट वन हो जाएगा, जैसे बताया कि स्टेबलाइजिंग जो रहता है कौन सा होगा, तो स्टेबलाइजिंग फेवर्स इसमें, तो पहला देखिए इट विल बी स्टेबलाइजिंग, तो स्टेबलाइजिंग तो आंसर विल बी द बी। सेकेंड वन है एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शनल हो जाएगा ये वाला। दो दिख रहा है दैट इज अ डिसरप्टिव, तो डिसरप्टिव तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट फॉर्म्ड ऑन अर्थ वाज, कौन सा होता है फर्स्ट लाइफ फॉर्म किसमें हुआ था, दैट इज अ कीमो हेट्रोट्रॉप्स। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स वे कीमो हेट्रोट्रॉप्स दैट ऑब्टेन energy by fermentation of complex organic substance available to them from the sea broth and they were anaerobes। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि कीमोट्रॉप्स जो होता है खासकर फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है जो कि ऑब्टेन करता है एनर्जी, जो कि फर्मेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ फर्मेंटेशन दैट इज आपका ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड yielding अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। तो इसमें एक फर्मेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि सी में मौजूद होता है, सी के ब्रॉथ में, दैट इज अ लेदर ऑफ सी वाटर। एनारोब्स होता है दैट मीन्स डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, डिपेंडेंट नहीं होता। नेक्स्ट लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, द क्रेनियल कैपेसिटी वाज लार्जेस्ट अमंग, किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, आंसर विल बी द नियंदर मैन। द क्रेनियल कैपेसिटी जो नियंदर मैन का होता है ये जो होता है दैट इज अ 1400 सीसी माना जाता है। पेकिंग मैन की बात करेंगे तो ये होता है 850। जावा मैन की बात करेंगे तो जो होता है लगभग 800 टू 1000 होता है। अफ्रीकन मैन की बात करेंगे तो डेट इज अ 500 सीसी होता है। तो पेकिंग मैन का हो गया 852 हो जाएगा, लगभग 1100 सीसी मानेंगे क्रेनियल कैपेसिटी, डेट इज पेकिंग मैन का। जावा मैन का 800 टू 1000 सीसी, अफ्रीकन मैन का 500 सीसी लेंगे। तो नियंत्रण मैन का होता है 1400, तो हाईएस्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, the Hardy-Weinberg principle cannot operate its, the Hardy-Weinberg principle जो होता है cannot operate if, अगर Hardy-Weinberg principle जो describe करता है theoretical situation in which population is undergoing no evolutionary change, कोई भी नया बदलाव नहीं होगा। Hardy-Weinberg principle जो होता है वो state करता है allele frequency in a population are stable and constant from generation to generation। 5 फैक्टर होता है जो हार्डी वेन्स सिस्टम को रिपीट करता है। तो पहला होता है डेट इज म्यूटेशन, सेकेंड होता है जीन फ्लो, थर्ड होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, फोर्थ वन होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ वन इज नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर। तो एक खास का जैसे कि इसमें वर्ड आ गया म्यूटेशन, तो आंसर विल बी फ्रीक्वेंट म्यूटेशन अकर इन कैनॉट ऑपरेट, अगर वो बार बार होता है तो ये दिक्कत हो जाता है। Next one, the different forms of interbreeding species that live in the different geographical region are, geographical region में जो होता है, तो लाइन को पढ़िए, the different forms of interbreeding species that live in different geographical region, different geographical में होता है, तो इसमें आंसर जाएगा एलो, एलो विल बी डिफरेंट, पैट्रिक मीन्स geographical region species, तो एलोपैट्रिक स्पीसीज हो जाएगा। एलोपैट्रिक स्पीसीशन होता है द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बिकम जोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम मेन पॉपुलेशन, मतलब हो गया अपना खुद का पॉपुलेशन से दूर रह के दूसरे के पॉपुलेशन में या फिर दूसरे लोकेलिटी में रहेगा, और जो ये जो पॉपुलेशन होता है एंटायरली सेपरेट आउट हो जाता है। न्यू स्पीसीज जैसे कि जो खासकर गैलापागोस आइलैंड में एग्जाम्पल देखा गया था एलोपैट्रिक स्पीसीज का, डेट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन से आके एक जगह पर रहना स्टार्ट कर डिफरेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन न्यूमेरिकल है एक आपका, एट पर्टिकुलर लोकल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इज, एम्स में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन लग रहा है उल्टा पल्टा थोड़ा सा दिमाग में लगने से, बट इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। एट पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इज ए, पहले इसको आप चाहे तो अंडरलाइन कर लिए या फिर कहीं लिख सकते हैं। स्मॉल ए इज 0.4, कैपिटल ए 0.6। व्हाट वुड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट का पूछा है। तो सबसे पहला चीज़ है आपको हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला था p² + 2p³ + q² = 1। ये फॉर्मूला को आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लेते हैं p जो है कैपिटल A इज p, तो हो गया 0.6 ले लिया। स्मॉल a इज q, तो q हो गया 0.4 ले लिया। अब आपको पूछा हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस विल बी 2pq, तो आपका हो गया 2 × 0.6 × 0.4, ये आपको कर दिए, तो आंसर विल बी 0.48। ये आपका आंसर आ गया, तो आंसर विल बी 0.848। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13th question. On the primitive earth, polymers such as protein and nucleic acid in aqueous solution, suspension, spherical aggregates की बात कर रहा था। It will be a co-solvents. Co-solvents खासकर होता है proteins and nucleic acid aqueous suspension, जो कि aggregate करता है the co-solvents which can give birth to the new life. 14th question. 14th question में है Which of the following evidence does not favor the Lamarckism concept of inheritance of acquired character? कौन सा नहीं करता है? वर्ड को देखिए does not favor, तो does not favor में lack of dwelling ए करता है, ए आपका मेलानिज्म नहीं करता। लैमार्किज्म, जो लैमार्क थ्योरी था, उन्होंने बताया था कि कैरेक्टर एंड इंडिविजुअल अकर इन लाइफ टाइम ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स। जो होता है लामार्क के अनुसार कैरेक्टर अगर किसी इंडिविजुअल में आता है अगर लाइफ टाइम के लिए, तो कुछ कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स हो जाता है, या फिर इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट होता है, या न्यू नीड्स होता है, या फिर यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन के लिए होता है। और जो होता है दे आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, और इस प्रोसेस कंटिन्यू करता है आफ्टर एक जनरेशन से लेके दूसरा जनरेशन तक चलते रहता है, और वेरिएशन एक्यूमुलेट वन एक्सटेंड। मेलानिज्म जो होता है खासकर पेपर मॉथ का फेवर्स है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो ये हो जाता है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को करता है। यहाँ पर क्वेश्चन है लैमार्क का, तो ये आपका जो है नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर विल बी दिस वन, क्योंकि ये लैमार्क को फॉलो नहीं करके ये डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन करता है। पर ये बाकी तीन जो है फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ये लैमार्क को फॉलो करता है। यहाँ पर बोला है डज नॉट फेवर, जो फॉलो नहीं करता है, इट विल बी द मेलानिज्म इन पेपर मॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है खासकर चेंज देखा जाता है कि जीन का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जा रहा था, आंसर विल बी दिस वन। नेक्स्ट वन इज 16th क्वेश्चन। मीरर एंड हैरोल्ड यूरे एबायोटिक सिंथेसिस एक्सपेरिमेंट इज, एक्सपेरिमेंट खासकर जब हुआ था स्टैनली मीरर, जो 1953 में आपका दो साइंटिस्ट थे स्टैनली मिलर एंड हैरोल्ड यूरे, एक लेबोरेटरी क्रिएट की, कंडीशन कंपेरेबल टू दोज ऑफ अर्ली अर्थ विथ वाटर वेपर, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया का एक्सपेरिमेंट किए। अब मिलर एंड यूरे apparatus प्रोड्यूस किए अ वैरायटी ऑफ एमिनो एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टुडे। तो खासकर यूज़ किए थे उन्होंने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्म स्पॉन्टेनियसली देखा अंडर कंडीशन लाइक थॉट्स अर्थ कंडीशन, तो आंसर विल बी दिस वन।
क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया था वाटर वेपर, हाइड्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया, जो कि दोज कंपैरेबल बोला गया था अर्थ के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन, द इवोल्यूशनरी टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फिटेस्ट इन द मेजर बाय इट्स। तो बोला जाता है कि ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशनरी टर्म्स ऑर्गेनिज्म फिटेस्ट इज मेजर्ड बाय द कंट्रीब्यूशन टू द कितना जीन को पोल को कंट्रीब्यूट किया नेक्स्ट जनरेशन के लिए। This is the definition of fitness. Next one is 18th question. Frequency of character of mutant gene in a population is expected to increase if the phenotype of gene is favorable selected. अगर हो तो खुद ब खुद आपका frequency of character या mutant gene है वो increase कर जाएगा। Next is 19th one. In a population of bear, which would be considered as the fittest? कौन सा कंडीशन जो फिटेस्ट होगा? तो फिटेस्ट इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कंट्रीब्यूशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब हो गया फिटेस्ट उसी को बोलते हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको मेजर किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कंट्रीब्यूशन को कितना नेक्स्ट जनरेशन तक पास कर रहा है। तो खासकर इसमें हो जाएगा द बेयर दैट लिव्स द मोस्ट डिसेंडेंट्स, मतलब जो पास करता है या फिर छोड़ता है। 20 क्वेश्चन, प्रेजेंस एंड टेम्पोररी गिल पाउच इन द एम्ब्रियो ऑफ स्नेक्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इंडिकेट। अगर वैसा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कॉमन एंसेस्टर ऑफ दिस एनिमल हैड अ गिल पाउच। इसका मतलब है उसके एंसेस्टर के पास गिल पाउच होने का चांसेस होता है। तो आंसर विल बी द सेकेंड वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट आपको दिखता है? तो सबसे पहला प्रेजेंस एप्स एंसेस्टर ऑफ मैमल एनाटॉमिकली एक गलत है, करेक्ट पूछा है। प्रोक्सल was perhaps the common ancestor of ये वाला आपका सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट डज नॉट ऑफ द एप्स गलत है, ये भी गलत है। व्हाट इज द कॉमन इन द व्हेल, सील एंड शार्क? क्या तीनों में कॉमन दिख रहा है? तो तीनों जो होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो होता है खासकर एक्चुअली होता है द एनालॉगस ऑर्गन जो होता है वो शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ड्यू टू सिमिलर अडेप्टेशन। मतलब हो गया डिफरेंट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है बट सिमिलर फंक्शन है। तो आपका कॉमन जो देखिए वेल, सील और शार्क में खासकर देखा जाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि एनालॉगस ऑर्गन में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्योंकि सिमिलर अडेप्टेशन होता है, दे डू नॉट सपोर्ट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। व्हेल, सील और शार्क शो करता है कन्वर्जन ड्यू टू सिमिलर हैबिटेट, तीनों का सिमिलर हैबिटेट होता है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इज। कौन सा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का जो रहता है? दैट इज आंसर इज स्पेशिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। स्पेशिएशन जो टेक्स खासकर होता है वाया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन माना जाता है। 24th क्वेश्चन इज विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग द बर्ड इंडिकेट्स देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री? कौन सा जो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री दिखता है? स्केल्स ऑफ द हिंडलाइन, ए भी सही है। एक्स भी था कैलकेरियस स्केल, ए भी सही है। तो इसका मतलब दो सही हो गया, तो आंसर विल बी द बोथ ए एंड बी। ए गलत है, हार्ट का 4 चैम्बर नहीं होता है बर्ड्स के केस में। नेक्स्ट इज जुरासिक पार्क ऑफ मेसोजोइक एरा वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। मेसोजोइक एरा जो खासकर होता है, जुरासिक पार्क ऑफ मेसोजोइक एरा जो खासकर होता है डेट इज 19 to 20 करोड़ ईयर्स अगो माना गया था, जो कि अगो एंड लास्ट किया था 5.5 to 6 करोड़ ईयर्स तक चला था। क्लाइमेटिक वॉज वेरी हॉट एंड डैम्प था। इट इज कॉल्ड द एज ऑफ डायनासोरस। फर्स्ट प्रिमिटिव बर्ड आर्क्योप्टेरिक्स था, जो कि फर्स्ट फ्रॉम रेप्टाइल्स इवॉल्व किया था फ्रॉम रेप्टाइल्स। फर्स्ट एंजियोस्पर्म
appeared जो as a dicotyledon, but gymnosperm was dominant. तो answer will be the gymnosperm were dominant plant and first bird appeared. तो answer will be this one. 26th question. Which of the following scientist name is correctly matched with the theory put forward by him? कौन सा सही है और उनके द्वारा जो थ्योरी किया गया था वो सही है? तो फर्स्ट वाइसमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये आपका सही है क्योंकि वाइसमैन ने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म लिया था। अब जो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म जो हुआ था खासकर ऑगस्ट वाइसमैन के द्वारा दिया गया था, जो कि था 1834 टू 1914 के बीच में दिया गया था, डेट इज 1886 में खासकर बोला गया था। उन्होंने बोला था द कंटेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, कंटेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल जैसे कि स्पर्म एंड ओवा आर पास्ड ऑन अनचेंज्ड फ्रॉम one generation to the next generation, unaffected by any changes undergone by the rest of the body, and it thus rules out any possibility of inheritance of acquired character, जो कि न्यू डार्विनियन थ्योरी के अनुसार माना गया था। 27th question, that is eye of octopus and eye of cat show different pattern of structure, yet they perform similar function. This is the example of analogous organ that have evolved due to convergent evolution. Second question, eye of octopus or eye of cat show different pattern of structure, yet they perform similar. This is the example of analogous organ. एनालॉगस ऑर्गन जो होता है इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। एनालॉगस ऑर्गन जो होता है डेवलप्ड इन इवोल्यूशनरी प्रोसेस थ्रू एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। एनालॉगस ऑर्गन जो जैसे बताया था सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, डिफरेंट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होगा बट सिमिलर फंक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 क्वेश्चन, variation in the gene frequency within population can occur by the change rather than natural selection. It is referred as, so it is referred as आपका सबसे पहला है frequency within the population change rather by natural selection. आंसर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है? इट इज द वेरिएशन इन अ जीन फ्रीक्वेंसी within population that occur by the change rather than natural selection. कभी कभी बोला जाता है कि change in the allele frequency which is so different in the new sample of population that they become a different species. The original drift population become founder and this effect is also called founder effect. Next question की तरफ चलते हैं, that is the 29th question. 29 क्वेश्चन जो है, द फिंच स्पीसीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड, डार्विन फिंच के ऊपर डार्विन फिंचेस स्पीसीज जो है अकॉर्डिंग टू द फूड सोर्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिंच फूड, कौन सा इसमें फिंच फूड नहीं है? डेट इज अ कैरियन। डार्विन जो कि ऑब्जर्व किया था अमेजिंग डाइवर्सिटी जो खासकर आपका गैलापागोस आइलैंड पर, और वहाँ पर रियलाइज़ किया था कि देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ फिंचेस दैट इज द बर्ड्स वैरायटी इन द सेम आइलैंड लाइक अ सीड ईटिंग विच अल्टर देयर बिग्स, इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। कैरियन जो होता है खासकर आर डेड बॉडी, सो नो फिंचेस फीड ऑन द कैरियन, डेड बॉडी पर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 क्वेश्चन, evolution is what, तो यहाँ पर करेक्ट क्या है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ रेस गलत, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस अलॉन्ग विद वेरिएशन ये सही है, हिस्ट्री भी होता है डाटा डेवलपमेंट ऑफ रेस भी। टर्म इवोल्यूशन जो खास कर दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गया था, उन्होंने बोला था डेट इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। इवोल्यूशन जो खासकर हेल्प करता है अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लाइफ,
साइंटिस्ट का नाम फिर से मैं बता रहा हूँ, दैट इज HERBERT, हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने दिया था द टर्म इवोल्यूशन। इन्होंने बोला था डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, और बोला था कि इवोल्यूशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन खासकर बोला जाता है एक ऐसा प्रोसेस इन विच समथिंग चेंजेस इनटू डिफरेंट and usually more complete or better form over a time and response to the environment। इसके चलते खासकर होता है descents becoming a different from ancestor। तो इसमें हो जाएगा आपका सेकेंड आंसर। नेक्स्ट इज 31, होमोलोगस ऑर्गन्स आर। होमोलोगस जैसे मैंने बताया था दैट इज सिमिलर एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा दैट इज द पिक्टोरियल फिन्स ऑफ फिश एंड फोर लिम्स ऑफ हॉर्स, दैट इज थर्ड वन, जैसे कि बताया। अब जो होता है होमोलोगस ऑर्गन का जो कॉन्सेप्ट लाए थे रिचर्ड ओवन के द्वारा कॉन्सेप्ट आया था। रिचर्ड ओवन इंट्रोड्यूस किया था टर्म होमोलोगस। पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश एंड फोर लिम्स ऑफ हॉर्स, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है दोनों का, ये दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बट दोनों का फंक्शन अलग होता है, तो इसलिए इसको होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे। रेस्ट ऑफ द ऑर्गन अगर कंपेयर करेंगे तो ए वाला आपका एनालोगस है, ए भी एनालोगस है, ए भी एनालोगस है, सिर्फ थर्ड वाला जो है होमोलोगस शो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज 32, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होता है खासकर किसके द्वारा दिया गया था, दैट इज लैमार्क के द्वारा। लैमार्क जो थे उनका थ्योरी जो दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उस थ्योरी के अनुसार था कि कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम्स आर पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी एंड देन टू द सबसिक्वेंट एंड न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस। मतलब बोला था लैमार्क ने बोला था कि जो कैरेक्टर नया डेवलप होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ टाइम में, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास आउट होता है और दूसरा जनरेशन से तीसरा जनरेशन, दैट मीन्स इट पासिस फ्रॉम प्रोजेनी टू द नेक्स्ट जनरेशन और फाइनली न्यू स्पीसीज का प्रोडक्शन हो पाता है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, the kind of evolution in which two species of different genealogy comes to resemblance of one another closely is related with that is a convergent evolution। प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन जो खासकर होता है द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ मोर एलाबोरेट एंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम दोज विद लेस एलाबोरेट फीचर्स। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं एम्फीबियंस फ्रॉम रेप्टाइल्स। रेट्रोग्रेसिव या डीजनरेटिव एवोल्यूशन खासकर बोलते हैं, रेट्रोग्रेटिव और डीजनरेशन जो बोलते हैं खासकर डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फॉर्म्स फ्रॉम मोर कॉम्प्लेक्स वन। सच एवोल्यूशन खासकर होता है इन केस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। पैरासाइटिक फॉर्म्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ओवर स्पेसिस स्ट्रक्चर, जैसे कि एग्जांपल होगा विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड में विंग्स रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो उड़ नहीं पाता है। नेक्स्ट वन आता है पैरेलल एवोल्यूशन। पैरेलल एवोल्यूशन खासकर बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर ट्रेट इन अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली ड्यू टू सिमिलर रिक्वायरमेंट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रनिंग ऑफ टू टोड डियर, दो टोड डियर एंड वन टोड हॉर्स। अब जो होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन खासकर होता है एवोल्यूशन जो खासकर आपका विंग्स इन इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, दोनों एग्जांपल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, तो ये ले लेंगे आंसर विल बी द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। 34 क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ गिल slit in the embryo of vertebrate supports the theory of, ये कौन सा थ्योरी को सपोर्ट करता है, दैट इज द रिकैप्चुलेशन थ्योरी को सपोर्ट करेगा। In the embryo of all vertebrate there is a presence of gill slit, this support the theory of recapitulation। recapitulation actually theory क्या होता है, repeating the earlier stage of embryogenesis in early evolved animals। इसका मतलब होता है कि आपका कोई
आपका अर्ली स्टेज, खासकर इम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो कुछ अर्ली स्टेज को फिर से रिपीट होना जब वो ऑर्गेनिज्म का इवॉल्व हो जाए, दस रिकैप्चुलेशन थ्योरी, जो कि आपका सपोर्ट आउट करता है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, द चेंज ऑफ लाइट कलर वैरायटी ऑफ पेपर्ड मॉथ के अंदर ड्यू टू डार्कर वैरायटी इज ड्यू टू दैट इज अ म्यूटेशन। चेंजिंग खासकर होता है जो कलर का ड्यू टू म्यूटेशन होता है, जो कि सिंगल मेंडेलियन जीन दैट इज फॉर द सर्वाइवल इन द स्मोक लैडन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। धुआंधार जो इन्वायरमेंट है उसमें जीन के अंदर बदलाव हुआ, दैट इज अ म्यूटेशन, जो कि खासकर बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म भी बोलेंगे, जिसके कारण जो होता है लाइट कलर जो होता है वो आपका डार्कर रीजन में हो गया। तो लाइट कलर से डार्कर रीजन में हुआ तो इसका मतलब है जीन में बदलाव हुआ खुद को सरवाइव करने के लिए। कहाँ पर? स्मोक लैडन इंडस्ट्री, जहाँ पर धुआं धूल काफ़ी ज़्यादा है इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट का, इसको इंडस्ट्रियल मेलानिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमेट्स इन द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमन। कौन सा जो है सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड खासकर होता है? तो खासकर होता है चिंपांजी एंड गोरिल्ला आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव अमंग। चिंपांजी यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा गोरिल्ला। नेक्स्ट इज 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर द डेटिंग ऑफ फोसिल्स। कौन सा इसमें जो है करेक्ट मेथड खासकर बोला है सबसे एक्यूरेट मेथड? दैट इज दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड जो होता है एक्यूरेट मेथड होता है, जिससे कि आपका फोसिल्स के बारे में पता लगाया जा सकता है, एज ऑफ फोसिल्स। एडेप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू, एडेप्टिव रेडिएशन किसको रेफर्स करता है? तो आंसर विल बी द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करता है। एडेप्टिव रेडिएशन जो होता है खासकर बोला जाता है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर बोला जाता है। मतलब एक एंसेस्टर है उससे डिफरेंट हुआ और डिफरेंट स्पीसीज जो है वो खासकर अडेप्ट किया इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैमल्स खासकर बोलेंगे अडेप्टेड करता है, डिफरेंट मोड पर लाइफ होता है और लोग अडेप्टिव रेडिएशन शो करता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं एरियल हो गया, बैट हो गया, एक्वेटिक में व्हेल एंड डॉल्फिन हो गया, बरोइंग और फसोरियल में रैट हो गया, कर्सोरियल में हॉर्स हो गया, स्कैंसोरियल में आपका हो गया स्क्विरल हो गया, आर्बोरियल में मंकी हो गया। ये सब एडेप्टिव रेडिएशन को शो करता है। एडेप्टिव रेडिएशन जो टर्म होता है लेके आए थे ऑसबॉर्न ने, OSBORN, ऑसबॉर्न ने लेके आया था। इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी बोलते हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉमन ओरिजिन है और वो जाके आपका डिफरेंट जगह पर सेटल डाउन किया। मतलब एक जगह से सब जन्म लिया और वो जाके डिफरेंट जगह पर सेटल डाउन किया, वहाँ पर अपने आप को अडेप्ट किया, दैट मीन्स कंडीशन के अनुसार एडजस्ट किया। Next 39 question, what was the most significant trend in the evolution of modern man? सिग्निफिकेंट ट्रेंड होता है जो मॉडर्न मैन में होता है आपका खुद ब खुद ब्रेन कैपेसिटी बढ़ जाना। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट खास का देखा गया मॉडर्न मैन में उसका डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड क्रेनियल कैपेसिटी आल्सो। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ओपरिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिमिटिव प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। कौन सा इसमें प्रिमिटिव में एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में मौजूद नहीं था? तो दैट इज मीथेन, नॉट पूछा। दैट इज मीथेन मौजूद था, हाइड्रोजन भी मौजूद था, वाटर वेपर भी था, तो ऑक्सीजन नहीं था। हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन था, वेपर था, मीथेन था। आपका लिया गया था खासकर और नाइट्रोजन लिया गया था। 4 गैसेस लिया गया था, डेट इज मीथेन गैस, हाइड्रोजन, वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन, उसको खासकर। तो यहाँ पर जो होता है ओपरिन के द्वारा द एटमॉस्फेयर प्रिमिटिव वाज रिड्यूसिंग बिकॉज क्योंकि एटम्स जो न्यूरस जो होता है रिएक्टिव हो जा रहा है। फ्री ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, वाटर वेपर था, CO2 था, मीथेन था एंड अमोनिया जो कि खासकर देखा गया था। ऑक्सीजन एकदम नहीं था।
आंसर विल बी, यहाँ पर नॉट बोला है जो कि प्रेजेंट नहीं था एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है द एटमॉस्फेयर जो होता है रिड्यूस कर रहा था, और वो जो हाईली रिएक्टिव जो इसके कारण वो वहाँ पर टूट रहा था। 41 क्वेश्चन में देयर इज नो लाइफ ऑन द मून ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, देयर इज नो लाइफ ऑफ मून इन द एब्सेंस ऑफ, किसका चीज़ अगर एब्सेंट रहे लाइफ पर कोई आपका लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, डेट इज द वाटर, वाटर अगर नहीं रहे तो नहीं, क्योंकि नो लाइफ ऑन मून खासकर वाटर के द्वारा, बहुत अदर रीज़न भी है, नो लाइफ ऑन लाइक इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन भी हो सकता है, अनसुटेबल टेम्परेचर भी हो सकता है, पर मेन जो है सबसे पहला है वाटर, क्योंकि वाटर जो रहेगा उसके बाद ही बाकी सब कंडीशन सुटेबल हो सकता है। नेक्स्ट इज 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट आउट शो कर रहा है। पहला है क्रो-मैग्नन fossils have been found in Ethiopia, सेकेंड वन है, तो पहला वाला गलत हो गया, होमो इरेक्टस इज द एंसेस्टर ऑफ मैन, ये सही है, इरेक्टस जो है एंसेस्टर ऑफ मैन है। क्रो-मैग्नन फोसिल्स जो खासकर होता है यूरोप में पाया गया था। इन नीदरलैंड मैन इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस, ये ट्रांजिशनल स्टेज में आया था, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, ट्रांजिशनल स्टेज में था, बीच के स्टेज में आया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द रियल एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, ये खासकर प्लीस्टोसिन्स के टाइम में आया था, तो आंसर विल बी द होमो इरेक्टस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43rd क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ जो होता है, आंसर विल बी दैट इज मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो कि खासकर रिड्यूस किया था ड्यू टू लैक ऑफ फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जिसमें अमोनिया था, वाटर वेपर था, वाटर था, मीथेन था, आंसर विल बी दिस वन। अभी जस्ट मैंने ये रिपीट किया क्वेश्चन इस टाइप से। दूसरा क्वेश्चन, द एक्सटिंक्ट ह्यूमन एंसेस्टर हुए, next question is 44th question, the extinct human ancestor who ate only fruits and hunted with a stone weapons are, इसका आंसर जाएगा डेट इज ऑस्ट्रोलेप्थिकस हो जाएगा। ऑस्ट्रोलेप्थिकस जो होता है खासकर बोला गया था इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइव्ड एंड बेस्ट नोन ह्यूमन स्पीसीज, जिसका जो रिमेंस है डेट इज 3.85 से लेके 2.95 मिलियन ईयर्स अगो तक गया था, खासकर ईस्ट अफ्रीका में इथोपिया जैसे कि केनिया, तंजानिया में देखा गया था, और इसका एविडेंस भी दिखाता है कि दे हंटेड विद अ स्टोन वीपन बट इसेंशियली दे एट फ्रूट्स ओनली, जिसका आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस जाएगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, दैट इज अ तस्मानियन वुल्फ इन मार्सुपियल वाइल वुल्फ इन द प्लेसेंटल मैमल शो करता है, तो खासकर ये शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। मार्सुपियल्स खासकर इन ऑस्ट्रेलिया एंड प्लेसेंटल मैमल्स इन नॉर्थ अमेरिका खासकर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, और ये दो सब क्लास जो होता है मैमल्स अडेप्टेड सिमिलर वे में होता है, फूड सप्लाई, लोकोमोटर स्किल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन को देखकर होता है, तो ये आंसर विल बी द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द इवोल्यूशन टॉपिक, जो कि 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर द नीट 2020। सो this will really boost up your, because evolution is little bit a confusing chapter, because कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्किप करना है, कौन सा छोड़ना है, तो in that time it will really boost up your confidence as well as help you to sort out the important questions. So just go through it and practice it. If any type of problem, please comment in my box. So next we will have a next video with the next chapter. So till now, all the best for your examination.